डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इंटरनेशनल ऑर्डर, यस, ये एक सीरीज मैं कोशिश कर रहा हूँ सेकेंड सेमेस्टर FY UGP के जो मेरे स्टूडेंट हैं उनकी सिलेबस को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करने की। यस, थोड़ी सी तेजी से कोशिश कर रहा हूँ। इसमें हो सकती है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च ना हो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता यदि आप लगभग हर दिन वीडियो डालें तो। लेकिन मुझे लगता है कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए जितनी चाहिए नॉलेज, उससे ज़्यादा तो जरूर इसमें मिल जाएगी आपको। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर, जिसके समझेंगे मायने, नेचर, फीचर और जो इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है, और उस इंटरनेशनल ऑर्डर में ग्लोबल साउथ और पर्टिकुलरली इंडिया अपने को कहां पाता है, उस पर भी थोड़ी नजर दौड़ाएंगे, सब कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट अस बिगिन। कहां पे हैं हम लोग, तो ये हम लोग पूरा कर चुके हैं। दिस ऑल्सो हम लोगों ने कर लिया है, पूरा पूरा पहले से किया हुआ था। कंस्ट्रक्टिविज्म मैंने कर दिया है। यहाँ पे पावर सॉवरेंटी पहले से किया हुआ था, एम्पायर मैंने किया, और आज इंटरनेशनल ऑर्डर। तो इसके साथ ही यूनिट 3 भी खत्म हो जाएगी और फिर केवल एक यूनिट बचेगा, जिसको की कोशिश करेंगे कि अगले 2-3 दिनों में खत्म करने की। सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्डर, या उसके पहले भी ऑर्डर का मायने समझे। देखिए, जज कोर्ट में बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर, आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा एटलीस्ट। तो क्लास में टीचर कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर, मेंटेन द ऑर्डर। या आपने ये वर्ड सुना होगा, लॉ एंड ऑर्डर। तो ऑर्डर मतलब इन सब जगहों पे जो जज क्या कहना चाहते हैं, टीचर क्या कहना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में ऑर्डर क्या कहना चाहता है, मतलब व्यवस्था, व्यवस्थित। यदि कोई चीज अरेंज्ड है, एक ठीक ढंग से व्यवस्थित है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि चीजों को जिस तरीके से अरेंज किया गया है वो लॉजिकल है, और वो कुछ पॉजिटिव जो है आउटकम के लिए उस तरह से अरेंज किया गया है, शांति है या व्यवस्था है या रूल है, नॉर्म है, ये सब जो है ऑर्डर है। तो इस वर्ड को यदि इस तरीके से समझें तो इंटरनेशनल रिलेशन में ऑर्डर का क्या मायने हो जाता है, ये समझिए कि आईआर की व्यवस्था क्या है, आईआर की रूल, नॉर्म्स या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है, जिसके साए में आईआर की जो इंटरेक्शंस होती है, रिलेशंस होते हैं, स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो उसी व्यवस्था के तहत करते हैं, जिसको हम ऑर्डर कहते हैं। यहां पे मैंने जॉन मैर्सियमर के भाषण में जो उन्होंने ऑर्डर, इंटरनेशनल ऑर्डर कहा था, उससे मैंने ये लिया है उनके अनुसार से, और बहुत ही सही भी है कि ऑर्डर की, देखें अभी आईओ की बात नहीं कर रहे, इंटरनेशनल ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, तो ऑर्डर इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट हेल्प गवर्न द इंटरैक्शंस अमॉन्ग द एक्टर्स, जो मेंबर स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर हो सकते हैं। अब यहां पे देखिए कि क्या क्या वर्ड इसमें महत्वपूर्ण है इस ऑर्डर में। एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एक बात और याद रखिए, मैंने आपको इंस्टीट्यूशंस पढ़ाया है। इंस्टीट्यूशंस वो रूल हैं जो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए हैं, ये कोई बिल्डिंग नहीं है। इंस्टीट्यूशन रूल, नॉर्म्स हैं जो कई सालों में एक तरह का इंस्टीट्यूशन का रूप ले लेते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए। सो एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट हेल्प गवर्न द इंटरैक्शंस अमॉन्ग द एक्टर। तो एक्टर्स के जो इंटरैक्शन होते हैं उनको गवर्न करने के लिए जो इंस्टीट्यूशनलाइज रूल होते हैं, उनका एक ग्रुप या अरेंजमेंट जो है वो ऑर्डर है। इट डिनोट्स द रूल बेस्ड स्टेबल सिस्टम, मतलब एक सिस्टम जो कि ऑर्डरली है, रूल्ड है, मतलब नॉर्म के अनुसार, ऐसा नहीं chaotic नहीं है, विच इज मेंटेन्ड बाय ऑर्डरली इंटरैक्शंस अमॉन्ग द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है जिसके जो पार्ट हैं, कंपोनेंट हैं, वो एक पर्टिकुलर रूल के तहत एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, किसी भी बेतरतीब ढंग से नहीं, जिससे कि वो सिस्टम की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, एक स्टेबल सिस्टम को दर्शाता है। अब इसको यदि हम इंटरनेशनल एक प्रीफिक्स लगा दें, इंटरनेशनल ऑर्डर, तो क्या हो जाता है। इट इज एन ऑर्डर, ऑर्डर का मैंने आप समझ गए होंगे, व्यवस्था, उस तरह का जो रूल बेस्ड है, नॉर्म बेस्ड है, इंस्टीट्यूशन के मैकेनिज्म से चलता है। सो एन ऑर्डर विच इंक्लूड्स ऑल ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल एक्टर्स इन आईआर। यदि सारे इंटरनेशनल रिलेशन के एक्टर को इंक्लूड कर दीजिए,
स्टेट, नॉन स्टेट और सभी ग्रेट पावर्स को भी कोई छूट ना जाए, तो वो ऑर्डर इंटरनेशनल ऑर्डर बन जाता है। जैसे जॉन मेर्सियमर कहते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम में जो इंटरनेशनल ऑर्डर था वो विभाजित था, वो बाउंडेड था। एक वेस्टर्न इंटरनेशनल ऑर्डर था जो यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप, नाटो और ईयू इसके साथ में चलता था, और एक जो है ईस्टर्न जो यूएसएसआर लेड जो है वो इंटरनेशनल ऑर्डर था, जिसमें वॉर्सो पैक्ट, कॉमिंकॉन, कॉमिंटर्न और जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड के जो ऑर्डर थे वो थे। लेकिन जब सोवियत रूस टूट गया तो उसके बाद से एक एक्चुअल में यूनिफाइड इंटरनेशनल ऑर्डर का उदय हुआ, जिसको कि कई लोग जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कहते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर, और कई लोग इसको लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर भी कहते हैं, LIO भी कहते हैं। जो जॉन मेर्सियमर भी इसको LIO कहते हैं, लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, क्योंकि वो जो ऑर्डर आया वो एक हेजुमन के द्वारा आया, यूएसए जो सोल सुपर पावर था और वो लिबरल डेमोक्रेसी था, इसलिए उसने जो नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया वो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर है, जिसमें अभी हम लोग जी रहे हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्डर इज एन ऑर्डर विच इंक्लूड्स ऑल ग्रेट पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो आज के डेट में सभी ग्रेट पावर, इवन चाइना, रसिया, सब उसमें शामिल है, एंड इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल एक्टर्स इन आयर, सभी, चाहे वो MNC हो, TNCs हो, चाहे वो WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, UN सिस्टम हो, चाहे स्टेट हो, सब उसमें शामिल है। तो ऐसे ऑर्डर को हम इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं। द फ्रेम, तो ये क्या हो जाएगा, देन इट इज नथिंग बट द फ्रेमवर्क ऑफ नॉर्म्स, रूल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड पावर डायनेमिक्स that guide interactions and relationships among nation state and non state actors on the global stage, at the global stage। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक बेसिकली एक पैराडाइम है, एक फ्रेमवर्क है, एक बाउंड्री है, जो रूल, रेगुलेशन, नॉर्म, क्या सही है क्या गलत, इसको तय करता है। जो IR के जो डिफरेंट फाउंडेशनल वैल्यू हैं कि सॉवरेनिटी क्या है, नेशन स्टेट क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, ये सब को डिफाइन करता है, और उसी नॉर्म, रूल और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के साए में सारा IR के जो इंटरेक्शंस हैं, रिलेशंस हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, और ये इस पूरे IR के सिस्टम को, इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम को ऑर्डरली रखता है और उसको मेंटेन रखता है। यही इंटरनेशनल ऑर्डर है। दस IO इज लाइक ए पैराडाइम। मैंने बहुत बार बताया पैराडाइम मतलब रूल ऑफ द गेम, या जो पूरा एक बाउंड्री जिसके तहत आप कोई गेम खेलते हैं। सो इट इज अ रूल ऑफ द गेम विद इन विच इंटरनेशनल रिलेशन इन इट्स वेरिड फॉर्म्स मैनिफेस्ट। वो रूल ऑफ द गेम है। हाउ IO इज क्रिएटेड, इंटरनेशनल ऑर्डर कैसे क्रिएट होता है? तो ग्रेट पावर क्रिएट एंड मैनेज ऑर्डर। ऑलवेज जो ग्रेट पावर होते हैं ना, वो दुनिया को दुनिया देते हैं, दे गिव द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ये मैंने एक फेमस कविता का एक पॉइंट, एक लाइन लिया है, वो नाम मैं कभी का भूल रहा हूं, तो मैंने सोचा था कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं उसको खोज के नहीं बता पा रहा हूं। तो उसने कहा था कि दे गिव द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मतलब उन्होंने दुनिया दी, हम बस उस दुनिया में रहते हैं। तो जो इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट करते हैं वही दुनिया बनाते हैं, उस दुनिया में हम लोग बस, दे आर द रूल मेकर एंड वी आर द रूल टेकर। वी जब हम कहते हैं तो ग्लोबल साउथ, जो डेवलपिंग कंट्री, जो गरीब कंट्री है, वो रूल टेकर हैं, और जो रूल मेकर हैं इंटरनेशनल ऑर्डर के, वो हैं ग्लोबल पावर्स। वो पावर अभी जो है USA है, जिसने 1990 के बाद दुनिया को दुनिया दिया है। उसके पहले सोवियत रूस ने अपना दुनिया दिया था, कम्युनिस्ट दुनिया। USA ने अपनी दुनिया दी थी। उसके पहले इंग्लैंड दुनिया देता था, उसके पहले कोई और पावर, उसके पहले कोई और पावर। सो IO प्ले ए क्रूशियल, और एक चीज और जान लीजिए इसमें कि वो रूल भी बनाते हैं, ऑथराइज द रेफरी को भी ऑथराइज करते हैं, जिसको आप इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये सब रेफरी हैं इस गेम के। एंड क्रिएट वर्ल्ड्स इन देयर ओन इमेज, जैसा वो चाहते हैं उसी तरीके का, अपने जैसा ही वर्ल्ड को वो क्रिएट करते हैं। यदि वो लिबरल डेमोक्रेसी है तो पूरे दुनिया में नियो लिबरलिज्म स्थापित करेंगे, उसको इंटरनेशनल ऑर्डर कहेंगे। यदि वो कम्युनिस्ट सुपर पावर है तो वो पूरे दुनिया का में कम्युनिस्ट ऑर्डर स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। सो IO प्लेज ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ द स्टेट्स। बिल्कुल, यहाँ OUR कर दीजिएगा, बिहेवियर ऑफ द स्टेट्स, मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट, क्योंकि जो रूल ऑफ गेम से तो सबकी बिहेवियर जो है वो अफेक्टेड होती है, नॉर्म, रूल, इंस्टीट्यूशन से।
मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट्स, यदि लड़ाई झगड़ा हो तो उसको मैनेज करने की कोशिश भी करते हैं। इसी इंटरनेशनल ऑर्डर के साए के तहत रूल, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशन से यूएन इंटरवीन करती है या कोई और संस्था इंटरवीन करता है। एंड प्रमोटिंग कॉपरेशन, चाहे वो क्लाइमेट चेंज पे हो, चाहे टेररिज्म पे हो, चाहे मैरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने की हो, इसी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से इंटरनेशनल कॉपरेशन भी जो है वो जुटाया जाता है। सो दीज आर द मीनिंग, रोल एंड फंक्शंस ऑफ आईओ इन नटसेल। अब आगे थोड़ा और देखते हैं। ये जो है डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर, तो आपको पता है कि ऑलवेज मैं इसलिए देता हूं डेफिनेशन हर टर्म का, आईआर में भी और 10 में भी, कि आप एग्जाम में लिख सके। ये माइकल बार्नेट ने दिया है, पैटर्न्स ऑफ रिलेटिंग एंड एक्टिंग derived from and maintained by rules, institutions, law and norms। इसी के साए के तहत जो है इंटरनेशनल रिलेशन मैनिफेस्ट होता है। तो जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, हेडली बुल, जो कि इंग्लिश स्कूल के एक थिंकर हैं, इंग्लिश स्कूल जिसको इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल भी कहते हैं, ए सिस्टम ऑफ रिलेशन अमॉन्ग स्टेट्स कैरेक्टराइज्ड बाय पैटर्न्स ऑफ कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट which are shaped by power dynamics and the pursuit of national interest। तो आप समझ सकते हैं, अगेन एक ओवरआर्किंग नॉर्म एंड इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था जिसके तहत कि स्टेट इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, ये जो है इंटरनेशनल ऑर्डर है। यदि रॉबर्ट कोहेन का देखें, एक लिबरल थिंकर है, नियो लिबरल, तो वो कहते हैं द अरेंजमेंट एंड प्रैक्टिस दैट शेप रिलेशंस अमंग द स्टेट्स इंक्लूड, तो ये क्या है, ये अरेंजमेंट एंड प्रैक्टिसेज हैं, अगेन नॉर्म्स and institutional mechanism, which includes norms, rules and institutions that govern state behavior in international system। यदि जॉन मेर्सियमर का ले तो an organized group of international institutions that help govern the interactions among the member states। और यदि एंड्रू हिरल का ले तो international order is a stable and predictable pattern of relationship among states that is maintained through a combination of power, norms and institutions। तो आप हर जगह आप क्या देखोगे, नॉर्म्स, रूल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड पावर, ये मिल करके जो है इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट करते हैं, रूल ऑफ द गेम, पैराडाइम। तो इससे आप खुद ही निकाल सकते हो, जो मैं ये कह रहा हूं, खुद सोच सकते हो कि इंटरनेशनल ऑर्डर के क्या फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस है। इसके यदि कुछ फंक्शन देखें तो इट हेल्प मैनेज द इंटरनेशनल रिलेशन विदाउट एनी वर्ल्ड गवर्नमेंट। कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी यदि इंटरनेशनल रिलेशन स्मूथ होता है, मिल करके लोग पैंडेमिक से लड़ते हैं, टेररिज्म से लड़ते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए सॉल्व करते हैं, कन्फ्लिक्ट सुलझाते हैं, तो वो कैसे होता है, वो इंटरनेशनल ऑर्डर के थ्रू ही होता है। यूनाइटेड नेशन पार्ट है इंटरनेशनल ऑर्डर का। जितने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमी हो, चाहे जैसे न्यूक्लियर के लिए आईएईए हो, या यूएन के तहत जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो सब जो है इंटरनेशनल ऑर्डर के पार्ट है। उसी के थ्रू जो है सभी कंट्री बिना किसी वर्ल्ड गवर्नमेंट के भी पीसफुली आपस में इंटरेक्ट करके दुनिया में रहते हैं। सो इट हेल्प मैनेज द आईआर विदाउट एनी वर्ल्ड गवर्नमेंट टू मैनेज स्टेबल रिलेशंस ऑफ ग्रेट पावर। ये ग्रेट पावर के रिलेशन को भी स्टेबलाइज करता है। कोल्ड वॉर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि देखिए कैसे दो सुपर पावर वो शांति से लगभग 50 साल दुनिया को चलाया, और ग्रेट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हुई उस पीरियड में। उसके पहले यदि 5 ग्रेट पावर, जिसको यूरोप का कंसर्ट कहते थे, या वियना कांग्रेस, जिसमें यूके, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ये सब आती थी, वो उन्होंने कैसे चलाया। आप जानते हैं कि 1815 में, आगे मैं आपको बताऊंगा अभी, उन्होंने 100 साल तक जो है यूरोप को स्टेबल रखा। अभी जो है 1990 के बाद अमेरिका जो है वर्ल्ड को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा है। तो टू मैनेज स्टेबल रिलेशंस ऑफ ग्रेट पावर, ये भी काम है। ग्रेट पावर पॉलिटिक्स से इनस्टेबिलिटी ना हो, ये भी जो है इंटरनेशनल ऑर्डर का एक काम है। मेंटेनिंग द सिस्टम फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये तो ऑब्वियस है। शेपिंग द बिहेवियर ऑफ स्टेट अदरवाइज तो बर्सर्क हो जाएंगे, वो बुलिस हो जाएंगे, जो करना चाहे करेंगे। अभी देखिए कि रसिया कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो शेपिंग द बिहेवियर ऑफ द स्टेट हेल्प इंटरनेशनल कॉपरेशन। यदि इंटरनेशनल ऑर्डर ना हो तो कोई भी कंट्री दूसरे से कॉपरेट ही नहीं करेगा, क्लाइमेट चेंज के लिए हो, पैंडेमिक के लिए हो, टेररिज्म के लिए हो, माइग्रेशन के लिए हो, या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हो। It also help managing conflicts, respond to humanitarian crises and global crises, a pandemic. Without international order, the world may plunge into anarchy.
जो हॉब्सनियन वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल हो जाए, कोई रोकने टोकने वाला ही ना रहे यदि इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं रहेगा तो, क्योंकि सभी स्टेट जो है सॉवरेन है और किसी की कोई नहीं सुनेगा, और फिर वही हो जाएगा, मत्स्य न्याय हो जाएगी, जो कौटिल्या कहते हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, जैसे रसिया यूक्रेन को खाने की कोशिश कर रही है। इंटरनेशनल ऑर्डर हेल्प मेंटेन द आईआर वेल ऑर्गेनाइज्ड, यही आईआर को वेल ऑर्गेनाइज रखता है, स्टेबल रखता है, कंड्यूसिव फॉर ग्लोबल पीस रखता है, कॉपरेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसका जो आप समझ लीजिए ये ऑर्डर है, यदि ये ना हो तो केओस है, एनार्की है, और फिर कुछ भी नहीं है, तो कोई भी कंट्री जो है वो अपने लोगों की रक्षा भी नहीं कर पाएगा और दुनिया में भी कॉपरेशन के थ्रू कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो दुनिया एक बहुत ही डार्क प्लेस हो जाएगी इंटरनेशनल ऑर्डर के बगैर। तो इसके जो कंपोनेंट क्या होते हैं, आप ये भी बहुत ऑब्वियसली अपने से सोच सकते हैं यदि अभी तक के डिस्कशन को आपने गौर से सुना हो तो इसका सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो है नॉर्म्स, रूल्स, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। ये तीन तो बिल्कुल उसके क्रक्स हैं। तो नॉर्म्स एंड रूल, तो इसमें आते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज, कन्वेंशन, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मैंने कुछ ही दिया, जिनेवा कन्वेंशन जो वॉर में ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट को है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसे ट्रीटी आते हैं, वॉशिंगटन कंसेंसस जैसे कि नई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर या लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट हुआ 1990 के बाद, उसको वॉशिंगटन कंसेंसस कहते हैं। UNFCCC जिसको यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जिसके तहत कि अभी तक 27 COP हुए हैं, क्लाइमेट चेंज निगोसिएशन होते हैं। इस तरह के तमाम जो कन्वेंशन ट्रीटीज हैं उनको आप इसमें काउंट कर सकते हैं। तो इसको आप इंटरनेशनल रेजीम भी कहते हैं। यही वो रूल ऑफ द गेम है जिसके साए में इंटरनेशनल रिलेशन खेली जाती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी इसके अभिन्न अंग है इंटरनेशनल ऑर्डर के, जिसमें जैसे कुछ मैंने दिया है, UNO है, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, IA, ICC, ये सब है। ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑल। एंड UNO जब हम कहते हैं तो UN के सारे जितने भी एजेंसीज वो भी इसमें आ जाते हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके एक पार्ट हैं, जिसमें EU, ASEAN, AU, अफ्रीकन यूनियन, नाफ्टा जो अब यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको एंड कनाडा कहलाता है, USMCA, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, सार्क, IOC, SCO, G20, G7 एंड मेनी अदर्स। इसमें आप G77 सभी को आप जोड़ सकते हैं, नाम को भी जोड़ सकते हैं। तो रीजनल तो नहीं है, ग्लोबल भी कह सकते हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो भी इसके पार्ट होते हैं, जैसे कि नाटो है, पहले वॉर्सा पैक्ट था जो खत्म हो गया, सीटो सेंटो भी खत्म हो गई है, क्वाड अभी है, आकुस है, इस तरह के जितने भी आप सोचिए, CSTO भी इसमें आप जोड़ सकते हैं, जो सेंट्रल जो CIS के जो कुछ स्टेट है सेंट्रल एशिया में, उन्होंने ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कर रखा है सिक्योरिटी को, कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है, जिसमें कि फ्री ट्रेड आता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आते हैं, FDI आती है, ग्लोबल सप्लाई चेन आता है, वो भी इंटरनेशनल ऑर्डर का एक पार्ट है। और ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर जो है, जैसे अभी एक हेजेमनिक स्टेबिलिटी लोग कहते हैं, जिसमें एक हेजमन है, और कई लोग कहते हैं कि अब वो मल्टीपोलरिटी की तरफ भी बढ़ रही है। एक समय मल्टीपोलरिटी थी जब कंसर्ट ऑफ यूरोप था, जिसके बारे में थोड़ा आगे हम लोग देखेंगे, और बाइपोलर स्टेबिलिटी थी जब कोल्ड वॉर का टाइम था। तो ये सब जो है आप सोच सकते हैं कि दीज आर द कंपोनेंट्स, मतलब इससे मिल करके इंटरनेशनल ऑर्डर बनता है। यदि इसके फीचर देखें तो वो भी बहुत स्पष्ट हैं, कि ये अभी तक के डिस्कशन से बहुत कुछ निकल के आता है कि इंटरनेशनल ऑर्डर के ये सब जो हैं कैरेक्टरिस्टिक हैं। जैसे इट इज बेस्ड ऑन वेस्टफेलियन टेम्पलेट, जो वेस्टफेलियन ट्रीटी हुई थी 1648 में, उसने जो एक टेम्पलेट दिया था उसी पे ये अभी भी चल रहा है। जैसे उसने क्या दिया था कि देयर विल बी सॉवरेन नेशन स्टेट, जो आपस में जो है इक्वल टर्म पे एक दूसरे से रिलेट करेंगे, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, भले उनके पावर एंड कैपेबिलिटी में कितना भी डिफरेंस हो। सभी जो नेशन स्टेट हैं दूसरे नेशन स्टेट के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की जो है वो इज्जत करेंगे, रक्षा करेंगे, एंड इंटरफेयर नहीं करेंगे दूसरे के डोमेस्टिक मैटर में। तो ये सब जो टेम्पलेट है उसी पे अभी बेस्ड है। नॉर्म्स एंड रूल जो है वो इसका क्रक्स है, मतलब ये रूल बेस्ड ऑर्डर है, जो कानून पर आधारित व्यवस्था है। रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड रेजिम्स, तो ये रिकॉग्नाइज करता है इंटरनेशनल लॉ को, और जितने भी जो रेजिम्स मतलब कि जो ट्रीटी एंड कन्वेंशंस हैं उसकी भी ये इज्जत करता है। इट गिव्स एम्फेसिस ऑन बिल्डिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, strengthening international law and fostering greater trust between countries, ये इसके फोकस है। It denotes stability and equilibrium, always stable system, stable IR हो, equilibrium में हो,
मतलब फ्लक्स में ना हो, डिसऑर्डर ना हो। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी को भी डिनोट करता है। यदि आप कलेक्टिव सिक्योरिटी देखिएगा तो क्या है, ये एक लिबरल कॉन्सेप्ट है, ये बैलेंस ऑफ पावर के अगेंस्ट में है। इसमें यह है कि यदि एक किसी कंट्री पे अटैक हुआ तो इसका मतलब सब पे अटैक हुआ, मेंबर पे। जो यूनाइटेड नेशन इसी कलेक्टिव सिक्योरिटी के फिनोमेना पे काम करता है, नाटो भी। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट भी इसका एक फीचर है। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, कहीं भी यदि ह्यूमन सिक्योरिटी थ्रेट पे है, ह्यूमन डिग्निटी थ्रेट पे है, इवन किसी भी स्टेट में, तो वहां पे पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो इंटरवीन करेंगे। ये ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है। कलेक्टिव एक्शन टू डील विद द कॉमन ग्लोबल प्रॉब्लम, ये भी इसका एक फीचर है, जैसे पैंडेमिक में, टेररिज्म में, माइग्रेशन में, या फूड, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस में। इट गिव्स प्राइमेसी टू इंटरनेशनल इंटरेस्ट ओवर नेशनल इंटरेस्ट। ये इंटरनेशनलिज्म को बढ़ावा देता है नेशनलिज्म से। नेशनलिज्म को जैसे ही आप बहुत ज्यादा उभारिएगा तो आप जो है इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा डाइल्यूट होगा। इट इज क्रिएटेड एंड मैनेज बाय ग्रेट पावर, ये तो हम लोगों ने देखा कि ये ग्रेट पावर का जो डायनेमिक्स है उसी का मैनिफेस्टेशन भी है। ग्रेट पावर स्ट्रक्चर को ये डिनोट भी करता है, और ये क्रिएट और मैनेज भी ग्रेट पावर्स के द्वारा ही होता है। मतलब दुनिया को जो व्यवस्था देते हैं वो ग्रेट पावर ही देते हैं, और ऑफ कोर्स यदि वो देते हैं तो उनका इंटरेस्ट उसमें सर्वोपरि होगा, और वही रूल मेकर्स बनते हैं नए वर्ल्ड के। तो रूल मेकर जो है ग्रेट पावर होते हैं, और रूल टेकर जो हैं गरीब, गुरुआ और दबे कुचले देश होते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इट इज क्लोजली लिंक टू द आइडियोलॉजी एंड कल्चरल हेजेमनी। ये कोई केवल इकोनॉमिक या मेटेरियलिस्टिक जो है ये एक एस्पेक्ट नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, ये एक आइडियोलॉजी और आइडिया एंड कल्चरल हेजेमनी का भी जो है मैनिफेस्टेशन है। एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट होती है। आप देखिए कि कैसे कोल्ड वॉर में जो दो अलग अलग जो इंटरनेशनल ऑर्डर थे, जो जॉन मैर्सियमर जिसको बाउंडेड इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं, वो दोनों एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट था। एक लिबरल डेमोक्रेसी थी यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप का, और दूसरा जो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से गाइडेड जो है वो यूएसएसआर एंड ईस्टर्न ब्लॉक का था। अभी जब ईस्टर्न ब्लॉक बिखर चुका है यूएसएसआर के ढहने के बाद, तो जो एक अभी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको हम लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं, LIO, वो भी एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है जिसको नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन आप कह सकते हैं, कि पूरी दुनिया में लिबरलिज्म को फैला देना, लिबरल डेमोक्रेसी को फैला देना। और जो कॉन्सेप्ट है जो लिबरल वर्ल्ड की नेशन स्टेट, सॉवरेनिटी, ह्यूमन राइट, ह्यूमन इंटरवेंशन, उसको उसी तरीके से सबको मनवाना जो वेस्टर्न वर्ल्ड के वर्ल्ड व्यू में फिट होता है, उन वैल्यूज के मीनिंग। So it is closely linked to ideology and cultural hegemony, जो ग्राम्शी कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है। It is manifestation of global power structure, तो मैं कई बार कह चुका हूं, जैसे अभी का यदि इंटरनेशनल ऑर्डर देखें तो वो हेजेमनिक है। इसके पहले का देखें कोल्ड वॉर टाइम में तो वो बाइपोलरिटी थी, और उसके पहले देखें इंटर वॉर पीरियड में, और उसके पहले 100 साल तो मल्टीपोलरिटी थी, और अभी फिर से जो है मल्टीपोलरिटी थोड़ी बहुत फीचर आने लगी है। इसका डिसऑर्डर और चेंज भी इसका बहुत बड़ा फीचर है। हमेशा जहां ऑर्डर होगा वहां कुछ ना कुछ डिसऑर्डर की भी संभावना होगी। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों में लॉट ऑफ डिसऑर्डर हुआ है, जिसपे कि आगे के स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हिस्टोरिकली इंटरनेशनल ऑर्डर लगातार चेंज हुआ है पिछले 150-200 सालों में। हम लोग देखेंगे एक हिस्टोरिकल जर्नी से। तो जो मैं कह रहा था कि चलिए सबसे पहले हम लोग डिसऑर्डर पे एक नजर दौड़ाते हैं। डिसऑर्डर ऑलवेज चैलेंज करता है इंटरनेशनल ऑर्डर को, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर यदि स्टेबिलिटी है तो डिसऑर्डर उसको अनस्टेबल कर देता है। ये क्यों होता है, डिसऑर्डर होता क्यों है? एक तो पावर शिफ्ट से होता है। यदि, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर का मैनिफेस्टेशन होता है या डिनोशन होता है। यदि पावर स्ट्रक्चर वर्ल्ड में बदलेगा तो उससे क्या होगा कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो पहले एक डिसऑर्डर होगा और फिर एक न्यू ऑर्डर क्रिएट होगी। तो यदि आप देखें तो पावर शिफ्ट यदि अभी आप देखें तो आपको एक डेफिनेट एक शिफ्ट दिखेगा कि जैसे जो अटलांटिक वर्ल्ड है, यूएसए और वेस्टर्न यूरोप, वहां से पावर शिफ्ट करके इंडो पैसिफिक वर्ल्ड में आ रहा है। पहले जापान पावरफुल हुआ, फिर चाइना के बाद जो साउथ कोरिया और जो एशियन टाइगर, हांगकांग एंड ऑल, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इंडिया, यदि पूरी इस दुनिया को मिला दे तो आज उसकी जीडीपी अमेरिका और यूरोप जो है उसके जीडीपी से ज्यादा है।
तो ये एक शिफ्ट हो रहा है पावर। यदि कंट्री वाइज देखें तो चाइना इंडिया जो है वो एक मेजर सेंटर ऑफ पावर उभर रहा है यूएसए यूरोप के कंपैरिजन में। देन बेलिजरेंट एक्टर्स जो होते हैं वो भी डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है अभी रसिया है, जिसने पहले क्रीमिया को एनेक्स किया 2014 में और फिर यूक्रेन पे अटैक कर दिया, उसने जॉर्जिया में इंटरवेंशन भी किया, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल देखें तो किस तरह इराक ने 1990 में कुवैत पे हथियार लिया था, ऑफ कोर्स उसको छुड़ाया गया, फिर यूएसए ने कैसे इराक पे अटैक किया बिना किसी कारण के, और कैसे तालिबान ने एक डिसऑर्डर क्रिएट किया अफगानिस्तान में और अभी भी उसका एक रेमिफिकेशन है, किस तरह से आईएस जो है एक टेररिज्म भी पैदा कर रही है और डिसऑर्डर भी पैदा कर रही है। मिडिल ईस्ट में जो डिसऑर्डर है उसको भी देखा जा सकता है। तो ये सारे डिसऑर्डर जो है बेलिजरेंट एक्टर्स के चलते हैं। जो बेलिजरेंट मतलब क्या कि जो एकदम कुछ भी कर गुजरने, किसी की परवाह बिना किए, यदि ऐसे एक्टर यदि इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाए, वो भी खास करके कुछ पूर्व के ग्रेट पावर लाइक रसिया, तो बिल्कुल डिसऑर्डर होती है जो अभी हो रही है। देन राइजिंग इंपैक्ट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं वो भी डिसऑर्डर पैदा करते हैं। नॉन स्टेट एक्टर कौन है? जो कि गवर्नमेंट या नेशन स्टेट से इतर हैं, लाइक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या जो नॉन स्टेट एक्टर पैंडेमिक भी आप कह सकते हैं, या जो अदर जो माइग्रेशन के इश्यूज हैं, या जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम है, जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी जो है इम्पैक्ट करते हैं डिसऑर्डर। कई बार जो है कुछ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इतने मतलब बड़े हो जाते हैं नेशन स्टेट की, वो भी डिसऑर्डर पैदा करने लगते हैं। जो ग्लोबल क्राइसिस है वो तो अपने आप में एक डिसऑर्डर पैदा करती है, जैसे क्लाइमेट चेंज की इशू है, पैंडेमिक आपने देखा है कैसे उसने पूरी दुनिया की ऑर्डर को जो है कोरोना ने पूरी बदल दिया, टॉपसी टर्वी कर दिया। माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी क्राइसिस जो है वो भी ग्लोबल क्राइसिस, काफ़ी एनर्जी एंड फूड क्राइसिस भी अफेक्ट करती है। ग्लोबल चैलेंजेस है जो कि कलेक्टिव एक्शन को डिमांड करता है, लेकिन कलेक्टिव एक्शन बहुत डिफिकल्ट होती है। तो और ये जो इश्यूज होते हैं ये ऑलवेज चैलेंज करते हैं इंटरनेशनल ऑर्डर को कि क्या तुम इस तरह ग्लोबल क्राइसिस को झेल सकते हो कि नहीं, और उससे जो है एक क्राइसिस आती है और डिसऑर्डर आता है। देन एक और है कि जो जैसे मैंने कहा कि जो नॉर्मेटिव वैल्यूज हैं कि ह्यूमन राइट क्या है, जस्टिस क्या है, नेशन स्टेट क्या है, सॉवरेनिटी क्या है, इन सब के मायने जो पावरफुल जो प्लेयर होते हैं, एक्टर होते हैं वर्ल्ड में, वो गढ़ते हैं अपने वर्ल्ड व्यू से, और वो पूरी दुनिया को मनवाते हैं कि यही इसके मायने हैं। मान लो ये मायने, सॉवरेनिटी का यही मायने है, नेशन स्टेट का यही मायने, इवन आईआर का यही मायने है। लेकिन जब डिसऑर्डर होता है तो कई लोग खड़े हो जाते हैं एक अल्टरनेटिव मीनिंग लेके। क्यों आईआर का मीनिंग यही क्यों है जो तुम बता रहे हो? क्यों नेशन स्टेट का वही मायने है जो यूरोप बताया है? क्यों सॉवरेनिटी का वही मायने है जो वेस्टफेलियन ट्रीटी ने बताया? क्यों उसका अलग ह्यूमन राइट के वही मायने क्यों है जो लिबरल वर्ल्ड कहता है? जब इस टाइप के नॉर्मेटिव कंटेस्टेशन हो जाते हैं, वैल्यू पे ही जो है विवाद हो जाता है फाउंडेशनल, जब उसी पे एका नहीं होता दुनिया में, तो पूरी तरह से डिसऑर्डर इंटरनेशनल ऑर्डर की हो जाती है, क्योंकि उसके लिए वैल्यू को एक्सेप्ट करना जरूरी है, पूरी दुनिया को एक वैल्यू को। यदि हम ये देखें, मैं हमेशा आपको इस तरह के टर्म को तीन पर्सपेक्टिव से आपको डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। एक है लिबरल पर्सपेक्टिव। यदि लिबरल पर्सपेक्टिव से देखें कि क्या है इंटरनेशनल ऑर्डर, तो उनको तो हमेशा लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर दिखेगा, अलाइयो, जो कि 1990 के बाद हुआ भी। तो लिबरलिज्म व्यू करता है इंटरनेशनल ऑर्डर को ए सेट ऑफ ग्लोबल रूल बेस्ड स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप based on political and economic liberalism, and liberal internationalism providing a framework for peaceful coexistence। वर्ड पे ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होगा, कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन होगा, परस्यूट ऑफ कॉमन गोल होगा, पीस होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होगी। इस तरह की व्यवस्था लाने के लिए जो एक इंस्टीट्यूशनल एंड रूल बेस्ड जो व्यवस्था की जाती है वो इंटरनेशनल ऑर्डर है लिबरल पर्सपेक्टिव में। इट इंटेल्स मतलब ये मानता है, इट डिनोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन थ्रू मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन लाइक यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ। मतलब इंटरनेशनलिज्म या इंस्टीट्यूशनलिज्म कह लीजिए, या लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, एंड इट इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी, फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, ओपन मार्केट्स मतलब मार्केट आगे स्टेट पीछे, लिबरल इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिबरल डेमोक्रेसी, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन एंड प्रमोशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी।
तो आप समझ सकते हैं कि लिबरल पर्सपेक्टिव में इंटरनेशनल ऑर्डर एक ऐसी व्यवस्था है जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, कोऑपरेशन, पीस, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देती है, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर लाती है और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऐसी डेवलप करती है कि वर्ल्ड में पीस एंड ऑर्डर हो। यह है आईओ लिबरल पर्सपेक्टिव से। लेकिन यदि हम रियलिस्ट पर्सपेक्टिव देखें तो एकदम अलग। यदि ये चश्मा पहनेंगे तो हमको इंटरनेशनल ऑर्डर कैसा दिखेगा? इट फोकसेज ऑन प्राइमेसी ऑफ फोर्स एंड पावर। फोर्स एंड पावर जो है वो ऑर्डर लाता है। सेल्फ इंटरेस्ट जो नेशनल इंटरेस्ट है वो बढ़ चढ़ के बोलता है। कंपटीशन एंड द बैलेंस ऑफ पावर, इन सब का फंक्शन जो है इंटरनेशनल ऑर्डर होता है। ये सब जब आपस में एक तरह से मिक्स करते हैं तो जो निकल के आता है वो इंटरनेशनल ऑर्डर होता है। इन शेपिंग एंड मेंटेनिंग ऑर्डर अमॉन्ग द स्टेट्स इन आईआर। तो आप देखोगे कि अभी लोग कहेंगे कि अमेरिका का जो पावर है, जो फोर्स है, उसने अमेरिकन इंटरेस्ट में एक लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर एस्टैब्लिश किया है जिसमें देयर इज नो कंपटीशन। अमेरिका जो है सोल सुपर पावर है और जो बैलेंस ऑफ पावर वो है ही नहीं, वो यूनिपोलर एक वर्ल्ड है। At any given period, the IO, International Order, reflect the global power structure and balance of power and dynamics. तो ये बिल्कुल ये पावर के तौर पे ही देखता है। तो यदि रियलिस्ट व्यू से देखिए तो कोल्ड वॉर जो है बायपोलरिटी स्टेबिलिटी थ्योरी के थ्रू जो है एक इंटरनेशनल ऑर्डर को देता है जो दो सेगमेंट में बटी हुई थी, वेस्टर्न इंटरनेशनल ऑर्डर एंड ईस्टर्न इंटरनेशनल ऑर्डर, और जो अब जो है वो यूनिफाई होकर के लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर में बदली है रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में, जो कि अमेरिका के पावर को डिनोट करती है। यदि हम मार्क्सिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो एक अलग ही इसके मायने नजर आते हैं। मार्क्सिस्ट जो है पर्सपेक्टिव emphasizes the role of class struggle, capitalism, imperialism in shaping and maintaining order at the global level. It focus on hierarchy, dominance, hegemony, exploitation as the features of IO. तो ये कहेंगे कि अभी का जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो कोई लिबरल वर्ल्ड नहीं है, ये एक इकोनॉमिक कोर है जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड है और एक पेरीफेरी है जिसमें सारे दबे कुचले हुए कंट्री हैं, और एक तरह का एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ग्लोबल लेवल पे जिसमें एक डोमिनेटेड क्लास है जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, एक डोमिनेटेड एक्सप्लॉइटेड क्लास है। यहाँ पे जो एक्सप्लॉइटेड जो नेशन है वो डिपेंडेंट है उनके डेवलपमेंट कोर पे, वो प्रोड्यूस करते हैं रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, और उसको चीप वे में जो है वो कोर लेता है और उसको ह्यूज प्राइस पे फिर मैन्युफैक्चर करके उसको बेचता है। इससे अनइक्वल एक्सचेंज होता है, अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ जो है वो, या ड्रेन ऑफ वेल्थ पहले पेरीफेरी से निकल के कोर में होता है और वहाँ एक्यूमुलेशन होता है। ये परपेचुअल जो एक स्ट्रक्चर बनती है, यही जो है इंटरनेशनल ऑर्डर है। इंटरनेशनल ऑर्डर इज ए हिरार्किकल ऑर्डर ऑफ कोर एंड पेरीफेरी, जो कि इकोनॉमिक डोमिनेंस जो बदल जाता है बाद में कल्चरल डोमिनेंस में भी, कल्चरल हेजेमनी में भी, विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय थ्रू बोथ फोर्स, पावर एंड इकोनॉमिक माइट, इवन आइडियोलॉजी। ये मार्क्सिस्ट व्यू है। यदि पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू देखें तो वो इंटरनेशनल ऑर्डर को देखता है इन टर्म्स ऑफ डिस्कोर्स एंड नॉलेज पावर रिलेशन। इनका मानना है कि आईओ जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है थ्रू ग्रैंड नैरेटिव्स। कैसे जो है नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि वर्ल्ड ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। नॉलेज क्रिएशन जो कि डिस्कोर्स के डिस्कर्सिव मेथड से किया जाता है, मतलब स्पीच, लैंग्वेज, मीडिया, उसके थ्रू किया जाता है, which gives meaning to the norms and values which are accepted by all actors in the IR। कि कैसे जो है वो नेशन स्टेट, सॉवरेंटी, ह्यूमन राइट, सिक्योरिटी, इन सब के मायने कैसे एक पावर का फंक्शन है। जो पावरफुल होते हैं वो डिस्कर्सिव मेथड से, थ्रू द मेथड ऑफ डिस्कोर्स, ये वैल्यूज के मीनिंग को क्रिएट करते हैं। ग्रैंड नैरेटिव के थ्रू वो वर्ल्ड ऑर्डर को बनाते हैं, रूल बनाते हैं, नॉर्म बनाते हैं, और उसको जो है जो पावरलेस होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। So it is nothing but a construction of rule, norms, meaning, value, belief, which is accepted by all actors in international relation, जो कि पावरफुल लोग क्रिएट करते हैं और पावरलेस उसको एक्सेप्ट करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म। यदि हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखें इंटरनेशनल ऑर्डर का, कि पिछले करीब 400 साल का देख लीजिए, तो जो पहला आता है जो मेजर लैंडमार्क वो है वेस्टफेलियन ट्रीटी 1648 में, जहां पे कि एक ट्रीटी होती है, 30 इयर्स वॉर यूरोप में खत्म होता है
और वहां पे एक फाउंडेशन लेके आता है मॉडर्न इंटरनेशनल ऑर्डर का, एक वेस्टफेलियन टेम्पलेट। जो मैं बार बार कहता हूं वो टेम्पलेट क्या है कि स्टेट जो है, नेशन स्टेट, वो यूनिट होंगे इंटरनेशनल रिलेशन में, वो सॉवरेन होंगे, इक्वल होंगे, और उनके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा की जाएगी, लोग इज्जत करेंगे, और नॉन इंटरफेरेंस पे बेस्ड होगा, उनके डोमेस्टिक मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये वेस्टफेलियन टेम्पलेट है जिसपे कि यूनाइटेड नेशन भी उसी पे बेस्ड है। देन ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट जो है, मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, 1730, ये बहुत बड़ा लैंडमार्क माना जाता है। वहां पे जो है करीब 10 साल या 8 साल का वॉर खत्म होता है। स्पेनिश जो पावर थी, उसमें बहुत बड़ी पावर थी, आपको पता है, पूरे अमेरिका को उन्होंने जो है कॉलोनी बनाया था, तो उसमें सक्सेशन का वॉर था, लेकिन उसमें सभी कंट्री उसमें यूरोप के शामिल हो गए थे। और जब वो पीस स्टैब्लिश हुआ तो करीब 23 से लेकर 25 ट्रीटी इसमें साइन हुए, और उसके बाद 5 ग्रेट पावर उभरते हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, हैब्सबर्ग एम्पायर जो कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी, एंड रसिया। इसमें इसी में जो है अभी का जर्मनी भी शामिल था, और ये लोग मिलकर एक बैलेंस ऑफ पावर बनाते हैं और शांति व्यवस्था काफी दिनों के लिए रखते हैं। करीब 100 साल तक इससे शांति रही। 18, लेकिन वो बाद में टूट गई जब नेपोलियन वहां पे इतना पावरफुल हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, कि एक तरह से वो हेजमन बन गया, जैसे अभी अमेरिका हेजमन है। जब वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को हराया अदर यूरोपियन पावर ने, तो फिर जो है एक डिसऑर्डर से ऑर्डर आई, और जो 5 ग्रेट पावर उस समय के थे, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, जिसको कंसर्ट ऑफ यूरोप या वियना कांग्रेस कहते हैं। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, प्रूसिया मतलब जर्मनी, रसिया एंड द यूनाइटेड किंगडम। इन्होंने 100 साल तक ये इंटरनेशनल ऑर्डर बनाए रखा वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में। फिर वो क्या हुआ कि जर्मनी के यूनिफिकेशन जो 1871 में होती है, इटली का भी, और उसके चलते फिर एक डिसऑर्डर आता है, उस डिसऑर्डर से 2 वर्ल्ड वॉर हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 2 डिसऑर्डर कितना, मतलब कि डिसऑर्डर खतरनाक हो सकता है। फिर वो ऑर्डर स्टैब्लिश होती है, बायपोलर स्टेबिलिटी थ्योरी लोग कहते हैं, उसके थ्रू कोल्ड वॉर में, जिसपे कि कितनी भी चर्चा की जाए कम है, जहां की 2 सेगमेंटेड इंटरनेशनल ऑर्डर बनते हैं, एक लिबरल ऑर्डर जो यूएसए लेड होता है, और एक कम्युनिस्ट ऑर्डर जो यूएसएसआर लेड होता है। तो एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं बन पाता है, क्योंकि दोनों वर्ल्ड में एका नहीं है। लेकिन वो बन जाता है जब दुनिया यूनिपोलर होती है और नियो लिबरलिज्म पूरे दुनिया में छा जाती है, लिबरल डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट इकोनॉमी को चाइना और रसिया तक अपना लेता है, तो पूरी दुनिया जो है एक इंटरनेशनल ऑर्डर पहली बार बनती है इस विशाल स्तर पे, और वो भी लिबरल। इसको जो है लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर आप कह सकते हैं, जॉन मर्सी हैमर जो कहते हैं। और ये जो दुनिया है वो अमेरिका की दी हुई दुनिया है, और यहाँ पैक्स अमेरिकाना जो टर्म है वो डिनोट करता है ग्लोबल पीस बाय द ग्लोबल हेजमन दैट इज यूएसए। 19th सेंचुरी में यही पीस जो है वो पैक्स ब्रिटेनिका टर्म यूज करता है, जिसमें कि पीस जो है बाय द ग्लोबल पावर ऑफ यूके द हेजमन ऑफ दैट टाइम कहा जाता था। तो पैक्स ब्रिटेनिका गेव वे टू पैक्स अमेरिकाना। Then it also denote the ideological victory of liberal democracy and free market economy। जो liberal international order है, जो अमेरिका के द्वारा दिया गया है, जिस दुनिया में अभी हम लोग रह रहे हैं, जिस ऑर्डर में अभी इंटरनेशनल रिलेशन प्ले आउट हो रही है, इसको जो है एंड ऑफ हिस्ट्री भी फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा। इसका मतलब ये था कि ह्यूमन काइंड की जो खोज है एक परफेक्ट ह्यूमन अरेंजमेंट की, सोशियो पॉलिटिकल अरेंजमेंट की, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि सारे जो अदर कंपीटिंग आइडियोलॉजी है वो वैंक्यूस हो जाते हैं। पहले फासिज्म, फिर कम्युनिज्म, और लिबरल डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी ही वो चेरिस्ड ह्यूमन अरेंजमेंट है जिसकी की खोज थी। अब आगे कोई खोज की जरूरत नहीं है, फ्रांसिस फुकुयामा ऐसा क्लेम करते हैं 1992 में, लेकिन ये गलत साबित होती है। यदि इसके लास्ट में हम देखें तो अभी जो करंट, जो मैंने पहले भी इसका इंडिकेशन दिया कि रसिया की बेलिजरेंस से, चाइना के राइज से, और नॉन स्टेट एक्टर्स के कई मतलब कि जो डिसऑर्डरली जो एक्ट हैं, उससे अभी एक करंट ऑनगोइंग डिसऑर्डर चल रहा है। अमेरिका के पावर को चाइना जो है वो एक तरह से चैलेंज कर रहा है। रसिया की बेलिजरेंस जो है पूरी तरीके से यूनाइटेड नेशन को पंगु बना रही है और एक डिसऑर्डर पैदा कर रही है। मिडिल ईस्ट हमेशा की तरह एक केओस पैदा करता है, डिसऑर्डर पैदा करता है। न्यू वॉर्स जो मैरी कैल्डर कहती हैं, जो कि अब स्टेट के अंदर ही हो रहा है, बिटवीन स्टेट नहीं हो रहा है, विद इन स्टेट हो रहा है। हर जगह सिविल वॉर, श्रीलंका ले लीजिए, इंडिया लीजिए, और मिडिल ईस्ट, और कहाँ नहीं चल रही है ये जो न्यू वॉर,
जो कि आइडेंटिटी पे बेस्ड है, रिलीजियस एंड कल्चर एंड ऑल, एंड उसी को ग्लोबल लेवल पे हंटिंगटन थीसिस देते हैं क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, कि अभी की जो 21st सेंचुरी में वॉर होगी वो नेशन स्टेट के बीच में नहीं होकर के कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच में वॉर होगी। तो ये डिसऑर्डर अभी हम लोग दिख रहा है। इससे हो सकता है एक नया ऑर्डर क्रिएट होगा। लेट अस सी कि आगे कैसे ये ऑर्डर क्रिएट होता है। नाउ वी सी इंटरनेशनल ऑर्डर एंड द ग्लोबल साउथ। फाइनली मतलब हम लोगों के लिए क्या है जो हम लोग ग्लोबल साउथ हैं। नॉर्थ साउथ का मतलब आप समझते हैं। ग्लोबल नॉर्थ जो है वो डेवलप्ड कंट्री हैं, यूएसए, वेस्टर्न यूरोप, और जो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, अधिकतर जो डेवलपिंग कंट्री या थर्ड वर्ल्ड का जो ग्लोबल साउथ कहलाते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्डर का हमसे क्या नाता है, हम लोग कैसे जुड़ते हैं। यदि हम ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से देखें, यदि हमें कैसा दिखता है, तो ये जो आईओ है ये ग्लोबल नॉर्थ के द्वारा दिया गया है। उन्होंने दुनिया को हमें दिया है, हम उस दुनिया में जी रहे हैं, उनके बनाए हुए रूल हैं। दे आर द रूल मेकर एंड वी आर द रूल टेकर। आईओ इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय द ग्लोबल नॉर्थ टू प्रोटेक्ट एंड फर्दर देयर इंटरेस्ट। वो अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने बनाया है। ये दिखता है कि ग्लोबल गवर्निंग स्ट्रक्चर जो WTO उनके इंटरेस्ट के लिए काम करती है, IMF, वर्ल्ड बैंक उनके इंटरेस्ट के लिए काम करती है, यूनाइटेड नेशन भी उनके इंटरेस्ट के लिए काम करता दिखता है। सभी जितने यूएन के ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अधिकतर ग्लोबल नॉर्थ के इंटरेस्ट, उनके ही वैल्यू सिस्टम से चलते हैं, उनके ही वर्ल्ड व्यू को जो है वो एक तरह से प्रसारित करते हैं। और ग्लोबल साउथ केवल मार्जिन पे जुड़ता है। उसकी जो है, उसके जो वर्ल्ड व्यू है, उसकी जो वैल्यू सिस्टम है, उसकी जो समझ है, उसको कहीं जगह ही नहीं मिलती इस गवर्निंग स्ट्रक्चर में, इंटरनेशनल ऑर्डर में। यहां पे एक याद करना जरूरी है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो 1970s में ग्लोबल साउथ ने एक असफल कोशिश की थी कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है ऐसा बने, खास करके इकोनॉमिक ऑर्डर, जो उनको भी तवज्जो दे, उनके भी जो इंटरेस्ट हैं या उनकी जो कंसर्न है उसको वो बराबर का एक तरह से वैल्यू दे। लेकिन ये फेल हो गया। ये क्या था, चलिए थोड़ा समझते हैं। विजन ऑफ NIO वॉज टू हैव ए मोर इक्विटेबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। उस समय में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी UNCTAD 1964 में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये डेवलपिंग कंट्री को कैसे इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादा तवज्जो दी जाए, इस पे ये विचार करती थी। उसी टाइम में जो है वो मुझे लगता है G77 की भी रचना हुई थी, और NAM भी काफ़ी जो है मुखर था। तो जो 4th NAM कॉन्फ्रेंस था अल्जीरिस में, उसमें एक प्रस्ताव लाया गया कि हम यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव ला करके जितने डेवलपिंग कंट्री हैं वो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की व्यवस्था के लिए एक संघर्ष करेंगे। NUO में ये कहा गया था कि क्या था, देखिए, ग्लोबल साउथ डिमांडेड फ्रॉम द नॉर्थ फेयर एंड स्टेबल प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड कमोडिटी। इनका कहना था कि भाई हम तो रॉ मटेरियल, खनिज और एग्रीकल्चरल कमोडिटी सप्लाई करते हैं, आप उसका चीप क्यों रखते हो, आप जानबूझ करके उसके प्राइस को दबा के रखते हो, तो उसका हमको फेयर प्राइस मिलना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो ये कमोडिटी हैं उस पर आप बहुत हैवी टैरिफ लगाते हो अपने, उससे भी हमको लॉस होता है, उस टैरिफ को कम करो। और हमको जो है टेक्नोलॉजिकल और डेवलपमेंटल असिस्टेंस जो है दो सस्ते कीमत पे, जिससे कि हम भी आपके बराबर आ सकें। और जो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर है जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, गैट, उस समय गैट थी, उसमें हमारी आवाज सुनी जाए, इसके लिए जो है हमको जगह दो, तवज्जो दो, हमारी आवाज भी ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर में सुनी जाए। लेकिन ये सारी क्या हुई, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तो ये पास हो गया, क्योंकि वहां पे तो मेजोरिटी होती है डेवलपिंग कंट्री की। लेकिन 80s आते आते जो है ये टाइम फिक्स हो गया, क्योंकि जो नॉर्थ थे वो तो ऑर्गेनाइज थे, उन्होंने तो मतलब अपनी एका बनाए रखी। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री NAM के मेंबर थे या G77, वो बिखर गए, उनको उन्होंने फोड़ लिया। और ऐसा ही होता है कि जो मजबूत होते हैं वो एक रह जाते हैं, जो कमजोर होते हैं वो बिखर जाते हैं, इसलिए कमजोर की आवाज जो है सुनी जाती नहीं है निगोसिएशन में। तो NIO जो है एक असफल प्रयास था, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि ग्लोबल साउथ भी सोचती रहती है और उसकी भी पर्सपेक्टिव से एक इंटरनेशनल ऑर्डर बने, इस पर भी जो है सोचना चाहिए। एटलीस्ट हम एकेडमिशियन जो ग्लोबल साउथ में हैं, कि जो ऐसा क्यों दुनिया नहीं हो सकती, ऐसी इंटरनेशनल ऑर्डर क्यों नहीं हो सकती जो ग्लोबल साउथ
के द्वारा बनाया गया हो, उसके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करे, और एंड वो इक्विटी पे बेस्ड हो और हमारे वर्ल्ड व्यू और वैल्यू सिस्टम पे बेस्ड हो। इसमें हम लोग आगे ये भी देखते हैं कि रोल ऑफ जो नॉन अलाइन मूवमेंट, अंगटाड, ये दोनों को मैंने अभी एक्सप्लेन किया। G77 भी डेवलपिंग कंट्री की थी जो नियो के लिए काम किया। G20 का भी रोल बहुत खासा है अभी के इंटरनेशनल ऑर्डर में, क्योंकि देखिए क्या हुआ है इसमें। G7 जो है अमीर ग्लोबल नॉर्थ की एक ब्लॉक थी, एक इकोनॉमिक ब्लॉक कह लीजिए, जो कि इवन पॉलिटिक्स में काफ़ी दखल रखती थी। लेकिन G20 में बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री हैं, लाइक ब्राज़ील जैसे कंट्री हैं, इंडिया है, इंडोनेशिया है, और अब हम लोग उसके प्रेसिडेंट बनते हैं, तो वो कमान हम लोग के हाथ में होती है। तो ग्लोबल साउथ और G20 अभी सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल फोरम है, तो इसके तहत काफ़ी जो है इंटरनेशनल ऑर्डर में ग्लोबल साउथ की आवाज़ को इंक्लूड कराया जा सकता है। आसियान जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ASEAN+3, ASEAN+6 और ईस्ट एशियन समिट, ये सब इसके जो हैं एक तरह से एक्सटेंशन है, उसमें भी उनका रोल काफ़ी ज़्यादा है। और चाइना खुद जो है एक सुपर पावर के रूप में उभर रही है जो ग्लोबल साउथ से आती है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ है वो आईओ में सुनी जाए, या आईओ खुद ही जो है ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव को ज़्यादा ज़्यादा रिफ्लेक्ट करे। यदि फाइनली हम देखें कि इंडिया जो है उसका करंट जो इकोनॉमी इंटरनेशनल ऑर्डर है उसमें क्या स्थान है और क्या रोल है, इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है ये। बहुत डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप देखिए किस तरीके से अभी मोदी जी का स्वागत जो है वो हुआ है यूएस में, जबकि यूएस अभी एक लिबरल या लेफ्ट लीनिंग डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा रूल है, और बीजेपी जो यहाँ रूल करती है, जिसको मोदी जी लीड करते हैं, वो सेंटर टू राइटिस्ट पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है। लेकिन फिर भी इस भेद को भुला करके 70 वहाँ के सीनेट और जो कांग्रेस के मेंबर ने कहा, इन सब को दरकिनार करके एकदम सुपर स्वागत किया गया। उसका कारण है कि इंडिया हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएस इन द ऑन गोइंग डिसऑर्डर, जो इंटरनेशनल ऑर्डर की डिसऑर्डर है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक में अमेरिका को फुटहोल्ड के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। रसिया के बेलिजरेंट बिहेवियर और रसिया चाइना जो एक तरह से सटा जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके चलते इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस करंट ऑन गोइंग डिसऑर्डर में। अमेरिका के साथ ये खड़ा दिखता है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया जो है रसिया को हेल्प करता दिखता है यूएन में, उससे सस्ता तेल खरीदता है और फायदा उठाता है। तो इंडिया को अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट मिला हुआ है इंटरनेशनल ऑर्डर में, जहां उसकी बात जो दोनों पावर ब्लॉक सुन रहे हैं, मतलब कि अमेरिका भी सुन रहा है, और रसिया जो कि अब गॉन पावर है, लेकिन रसिया और चाइना भी इसके तरफ नजर देता है, चाइना कंपटीटर की तरफ और रसिया एक पुराने दोस्त की तरह। इसलिए जो है इंडिया एक बहुत ही स्वीट स्पॉट में है, और हमारी जो इकोनॉमिक राइज है कि हम 5वें सबसे बड़े पावर हो गए हैं, हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक पावर है कि दुनिया के हम सबसे बड़े अब पॉपुलेशन में कंट्री बन गए हैं, ये सब हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी हाई है। ऑफ कोर्स लो बेस से तो हमें टाइम लगेगा, लेकिन और हमारा जो डायस्पोरा है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और हमारी जो सॉफ्ट पावर है, लाइक योगा अभी आपने देखा, इसके अलावा बॉलीवुड से लेके कल्चर एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये सब मिल करके इंडिया को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं करंट इंटरनेशनल ऑर्डर में। इनफैक्ट इंडिया को ये जो स्थान अभी मिल रहा है, ये 50-60s में जब नेहरू जी ने नाम की स्थापना की थी, तो उस समय में जो मिल रहा था, मेरे अनुसार से लगभग उस स्पॉट पे हम लोग पहुंच गए हैं, और इसका पूरा फायदा इंडिया को एक मजबूत राष्ट्र बन के निकलने में उठाना चाहिए। डियर स्टूडेंट, ये सब रेफरेंसेस मैंने काफ़ी जगह से इसको पढ़ने की कोशिश की और बहुत हड़बड़ी में की है, ऑफ कोर्स, क्योंकि करीब 48 घंटे का टाइम मेरे पास रहता है आजकल एक टॉपिक। मैं ये भी कहूँगा कि मुझे थोड़ी दया आती है मेरे उन स्टूडेंट पे जो सेकेंड ईयर FI UGP के, इन्होंने बहुत हैवी टॉपिक लिया हुआ है और बहुत इसमें पढ़ाई की ज़रूरत है। आई डोंट नो क्यों इन्होंने लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो रिलेशनल टर्न है वो भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है। मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट पे एक तरह का जुल्म है, क्योंकि इनको बहुत जल्दी बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है। आई डोंट नो कैसे आप लोग कोप अप करेंगे, इसलिए मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ कि आपकी जितनी मदद की जाए उतनी कर सकूँ। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो, और उससे पहले तो थैंक्स फॉर वॉचिंग पेशेंटली। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं
तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्ज़ाम गाइड सेमेस्टर के लिए, और इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द। जो लास्ट टॉपिक है रिलेशनल टर्न, उसको लेकर के इसके साथ ही आईआर को ख़त्म करने की डिक्लेयर करेंगे। फिर कुछ ज़्यादा है नहीं, पब एड एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक वीक में हो जाएगी। तो आई होप कि 7-8 तारीख तक जो है जुलाई तक आपकी सिलेबस को ख़त्म किया जा सकता है।